मूवी की शुरुआत में हम यहाँ पर मिस्टर गो को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल के रूम में होते हैं एंड यहाँ पर नर्स होती है जो उसका ख्याल रख रही थी। लेकिन यहाँ पर तीनों की तीनों नर्स उसका ख्याल रखते रखते तंग आ गई थी और यहाँ पर वो लोग बोल रहे थे कि न जाने हमें इसका ध्यान कितने दिनों तक रखना होगा। जब देखो तब आए दिन हम इसका ध्यान रखते रहते हैं और इसकी जो हेल्थ है वो तो इम्प्रूव ही नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि हम एक डेड बॉडी का ध्यान रख रहे हैं। यहाँ तक कि एक नर्स तो उसे पिंच भी करती है पैरों में, फिर भी यहाँ पर मिस्टर गो के साइड से कोई रिएक्शन नहीं होता एंड यहाँ पर वो तीनों तंग आ जाती है। दोस्त हम यहाँ पर मिसेस गो को देखते हैं यानी कि शाओ को एंड यहाँ पर शाओ नर्स को पूछने लगती है कि आखिर तुम सब क्या कर रहे हो। तो फिर वो नर्स कहने लगती है कि हम तो बस मिस्टर गो की बॉडी को साफ कर रहे थे। यहाँ पर शाओ कह देती है कि झूठ बोलना बंद करो, मैंने तुम्हें मिस्टर गो की बुराई करते हुए सुना है। फिर नर्स को गुस्सा आ जाता है तो फिर वो लोग वहाँ से चली जाती है जहाँ पर शाओ उसके पेट पर एक बर्थ मार्क देखती है जो कि रेड कलर का फ्लावर होता है एंड थोड़ी टाइम में यहाँ पर जी आ जाता है। तो फिर शाह जी से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि हमें तुम्हारे अंकल को यहाँ से शिफ्ट करना होगा। जी कह रहा था कि क्यों, मैं तुम्हारी सारी साल समझ रहा हूँ। थोड़े टाइम पहले नर्स ने मुझे सब कुछ बताया। जब यहाँ पर नर्स मिलकर उसकी बॉडी को वॉश कर रहे थे तब तुम उसे देख ही जा रही थी। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती हो, और वो भी मेरे अंकल के साथ ही। बेचारी शाह यहाँ पर कहने लगती है कि तुम भी कुछ भी मत सोचा करो, मैं आखिर तुम्हारे अंकल से क्यों प्यार करूंगी, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। यहाँ पर जी गुस्से में आ जाता है और कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो, इसका ऑक्सीजन मास्क जो है उसे निकाल दो, फिर मैं तुम पर भरोसा करूंगा। लेकिन यहाँ पर शाह ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो मर जाएगा। जी कहता तो मर जाने दो ना, इतने टाइम से हम इसका ख्याल रखते आ रहे, एक ना एक दिन से ऊपर जाना ही है, तो आज तो मैं इसे मार कर ही रहूंगा। एंड यहाँ पर वो उसका मांस उतारने जा रहा था लेकिन शाह उसे ऐसा करने से मना करती है और इस पर चिल्लाने लगती है। यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहने लगता है कि आखिर अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है, मैं अपने अंकल से पहले तो तुम्हें ही मार दूंगा। एंड यहाँ पर वो उसका गला पकड़ने लगता है। शाह यहाँ पर कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। जी यहाँ पर कह देता है कि अब मुझे तुमसे कुछ प्यार नहीं है और तो आज तुम मेरे अंकल के साथ ही ऊपर चली जाओगी। दूसरा यहाँ पर उसका अंकल यानी कि मिस्टर गू की आंखें खुल जाती है एंड यहाँ पर बाद में जी मिस्टर गू से कहने लगता है कि अंकल आप देख रहे हो मैं आपकी कितनी फिक्र करता हूँ, आज आपको अकेले ऊपर नहीं जाना होगा, मैं यहाँ पर मेरी होने वाली वाइफ को भी आपके साथ ऊपर भेज रहा हूँ ताकि आपको अकेलापन महसूस ना हो। एंड यहाँ पर वो उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल देता है, साथ साथ में यहाँ पर वो अल्कोहल गिरा देता है एंड इसके बाद में लाइटर से वहाँ आग लगा देता है। लेकिन आग लगने के पहले ही हम यहाँ पर पास के सीन में आ जाते हैं जहाँ पर हम शाह को देखते हैं जहाँ पर जियो से कह रहा होता है कि मेरा अंकल तुम्हें पैसे दे रहे हैं तो तुम्हें वो रख लेना चाहिए। साथ साथ जी की मम्मा भी उसे यही कहती है। यहाँ पर धीरे धीरे शाह को समझ आने लगता है और उसे पास्ट की बातें याद आती है कि वहाँ पर उसके साथ जी ने क्या किया था और अब वो समझ जाती है कि उसका रीबर्थ हुआ है तो फिर वो सेम मिस्टेक वापस से नहीं दोहराएगी। एंड यहाँ पर वो कह देते कि नहीं जी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे अंकल के साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि शायद तुम्हें से कोई तकलीफ भी नहीं होगी। यहाँ पर मिस्टर गो मन में सोचने लगता है कि मैं तो इससे पहली बार मिल रहा हूँ और मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, फिर क्यों यहाँ पर ऐसा बोल रही है। ये बात सुनकर ग्रैंडमा तो खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब मेरा पहला वाला ग्रैंडसन सिंगल नहीं रहेगा। यहाँ पर उसकी मम्मा कहने लगती है कि ग्रैंडमा आप क्या बोल रही हो, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो तो जी की गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर जी उसे बोलने लगता है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम सबसे पहली बार मेरे अंकल से मिल रही हो और पहली बार देख दिया तुम्हें उनसे प्यार हो गया, मजाक करना बंद करो। तो फिर यहाँ पर शाह कहने लगती कि नहीं हम तो हमेशा नहीं मिलते थे ना, तो जिस दिन तुम और मैं नहीं मिला करते थे उस दिन मैं मिस्टर गो से मिलने जाया करती थी। यहाँ पर जी तो गुस्सा आ जाता है और साथ ही साथ में यहाँ पर मिस्टर गो भी बोलने लगते हैं कि तुम और मैं, क्या तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खराब है, तुम ये सिचुएशन को क्यों ला रही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी के सामने ये सारी चीजें एक्सप्लेन करो जो भी तुमने अभी कहा है और मैं पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ। फिर यहाँ पर जी जबरदस्ती उसे अपनी ओर खींचता है और बोलता है कि देखा मेरे अंकल ने कह दिया कि वो तो तुम्हें यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो जाकर चिपक जाती है गू को और कहने लगती है कि मैं कह रही हूँ ना
तुम्हें याद है जब मेरे एग्जाम्स करीब आ रहे थे तब मैंने कहा था कि मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे तुमसे नहीं मिलना। उस टाइम पे मैं मिस्टर गो के साथ थी और वो भी होटल में पूरे के पूरे 3 दिनों के लिए। यहाँ पर ग्रैंडमा कहने लगती है कि मैं इस बच्ची को अच्छे से जानती हूँ, ये कभी झूठ नहीं बोल सकती। उसकी मम्मा को इस पर शक जाता है तो फिर यहाँ पर शाह बोलने लगती कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ, अगर मैं झूठ बोल रही रहूंगी तो यहाँ पर बिजली कड़केगी। और यहाँ पर सचमुच बिजली कड़कने लगती है। तो फिर जी कहता है कि देखा तुम झूठ बोल रही हो। शाह कहते कि नहीं मैं सच कह रही हूँ। तो बोलता कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। वो बोलने लगती है कि तुम्हारे अंकल के एक स्टमक पर एक बर्थ मार्क है जो कि फ्लावर जैसा दिखता है और वो रेड कलर का है। एंड यहाँ पर बाद में वो मिस्टर गू का वो बर्थ मार्क दिखाने लगती है। मिस्टर गू यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो मुझसे पहली बार मिली है और ऐसा भी नहीं है कि पहले कभी इसने मेरी बॉडी को देखा होगा, तो इसे इस बर्थ मार्क के बारे में कैसे पता चला। जी यहाँ पर उसे कहता है कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, हमारी शादी होने वाली है और कल ही के दिन हमारी शादी है, तुम अब ये सब नहीं कर सकती। शाह कहती कि नहीं अच्छा हुआ कि कल ही शादी है, उसके पहले मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी, वरना शादी वाले दिन तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाती। जी यहाँ पर गुस्सा हो जाता है। जहाँ पर वो चला जाता है तो जी की मम्मा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर यहाँ पर दूसरा ग्रैंडमा उन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़ जाती है। यहाँ पर मिस्टर गू को गुस्सा आता है और वो शाह से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें इस बर्थ मार्क के बारे में कैसे पता चला। तो फिर शाह कहते हैं कि ठंड रखो थोड़ा, मैं सारी चीजें तुम्हें बता दूंगी, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारे छोटे भाई जैसे जी से शादी बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं अभी कह रही हूँ, तो फिर मैं तुम्हारा यूज करूंगी। यहाँ पर गू बिल्कुल मना कर देता है ये सारी चीजें करने से। तो फिर शाह कहने लगती है कि लगता है मुझे तुम्हें सारी बातें बतानी होगी। लेकिन इतने में यहाँ पर शाह को कॉल आ जाता है एंड ये कॉल उसके डैड का होता है जिस पर बहुत चिल्ला रहे थे और इसे तुरंत ही घर पे आने के लिए कह रहे थे। यहाँ पर वो मिस्टर गू को कहती है कि मुझे माफ करना, डैड मुझे जल्दी घर पे बुला रहे हैं, तो हम शादी की बात में आगे आगे करेंगे। फिर यहाँ पर वो उसे बाय बोलते हुए एनवेलप को भी लेके चली जाती है। गुजा यहाँ पर अपने गार्ड को बुलाता है और उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोलता है और वो भी शाह के बारे में, उसका पास्ट कैसा था और उसका प्रेजेंट में वो फिलहाल क्या कर रही है। एंड यहाँ पर जैसे ही शाह अपने घर पर पहुंचती है उसकी मॉम गुस्से में आकर उसके ऊपर कांच का बॉल फेंक देती है, लेकिन वो शाह को नहीं लगता है। उसकी मॉम उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, अब तक तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड जी के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से तुम उससे ब्रेकअप करी हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर भी है या नहीं। फिर यहाँ पर शाह को पास की बातें याद आने लगती है जहाँ पर बेचारी वो खुद के घर पे साफ सफाई का काम कर रही थी। एंड यहाँ पर उसकी स्टेप मदर आ जाती है। फिर उसे कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम गोजा ग्रुप के सी को डेट कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि हाँ, लेकिन मैं बहुत जल्द उसके साथ ब्रेकअप करने वाली हूँ क्योंकि वो बहुत आलसी है। तो यहाँ पर उसकी स्टेप मदर उसे समझाने लगती है कि देखो वो कितना भी आलसी है, उसके पास बहुत पैसे है, तो थोड़े दिन तुम उसके साथ रहकर तो देख सकती हो, फिर धीरे धीरे तुम्हारा रिलेशन डेवलप हो जाएगा। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर शाह सोचने लगती है कि पास्ट लाइफ में मैंने हमेशा अपनी मम्मा का सुना है, यानी कि स्टेप मम्मा का, लेकिन अब और नहीं। तो फिर वो उन्हें साफ साफ कह देती है कि आप लोगों का मुझ पर चिल्लाकर कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि ये मेरा डिसीजन है और मेरी लाइफ है, मुझे जो करना होगा मैं करूंगी। यहाँ पर उसकी मॉम गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है जहाँ पर शाह भी उन पर चिल्ला देती है। एंड यहाँ पर उसके डैड के हार्ट में तो पेन होने लगता है जहाँ पर वो बैठकर कहते कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो। इतने में उसका भाई बोलने लगता है कि अभी की अभी जाओ और जी से माफी मांगो और कल की शादी की तैयारी करो, वरना इस घर से निकल जाओ। तो फिर शाह यहाँ पर कहने लगते कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, तुमने तो मेरे कॉलेज का सर्टिफिकेट चुरा लिया था और अपने नाम पर करवा लिया था। फिर यहाँ पर उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसी फैमिली के साथ रहने का। और तो वो चाकू भी उठा लेती है जहाँ पर उसकी सारी की फैमिली मेंबर्स डरने लगते हैं। एंड यहाँ पर चाकू सीधा पैरों के बीच में आ जाती है उसके भाई के, जहाँ पर उसके भाई की तो टाइटल फिश हो जाती है। इसके बाद में वो ऊपर चली जाती है जहाँ पर उसकी मम्मा उसके हस्बैंड से कह रही थी कि तुम्हें कुछ कहो अपनी बेटी को, वो तुम्हारी बात सुनेगी। फिर यहाँ पर वो ऊपर अपने सारे सामान पैक करने लगती है तो उसे उसके स्कूल की ड्रेस मिलती है और अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद आने लगता है जहाँ पर उसकी फेयरवेल पार्टी थी। तो फिर उसे एक अच्छी सी ड्रेस सिली थी तो वो अपनी स्टेप मदर से ड्रेस के पैसे मांगने लगती है, लेकिन यहाँ पर उसकी स्टेप मदर उसे कह देती है कि देखो भले ही तुम्हारे डैड बिजनेस करते हो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास बहुत पैसा है, वो अक्सर लॉस में जाया करते हैं, ये बात हमने तुम्हें बताई नहीं। फिर यहाँ पर शाह उसके नेकलेस को नोटिस करती है और ये भी देखती है कि ये तो इतने महंगे महंगे कपड़े खरीद कर आई है। तो शाह उसे कहती है कि मैं ज्यादा पैसे नहीं खर्च करूंगी, मैं एकदम सस्ती वाली चीजें लूंगी।
लेकिन यहाँ पर उसकी स्टेप मदर उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि देखो मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम्हारे डैड के पास भी पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाई ने कुछ नए कपड़े लिए तो तुम चाहो तुम उसके पुराने कपड़े पहन सकती हो। फिर यहाँ पर बेचारी उदास होकर हान रिवर की ओर चली जाती है और अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगती है। एंड वो सब अपने स्कूल भी चली जाती है जहाँ पर वो बेचारी बैठकर रो रही थी। फिर यहाँ पर उसे कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं जो उसे कहने लगते हैं कि ये क्या तुम पहन कर आ गई हो, लगता है तुम वापस से अपने भाई के कपड़े पहन कर आ गई हो। एंड यहाँ पर वो लोग उसे कपड़े को लेकर उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं और कहते हैं कि लगता है तुम्हारे पास एक कपड़ा भी लड़कियों जैसा नहीं है, जब देखो तब लड़कों जैसे अपने भाई का कपड़ा पहन कर आ जाती हो। फिर यहाँ पर उसकी दोस्त फ्रेंड आती है जो उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि खबरदार अगर तुम ग्रुप फोटो में आने की कोशिश की तो, क्योंकि सबको देखो वो लोग कितने अच्छे से ड्रेस हुए हैं, लड़की लड़की दिख जाए लड़का लड़का, तुम जैसा नहीं कि लड़कों का ड्रेस पहन कर आ गए, तुम हमारी क्लास की फोटोग्राफ को पूरा का पूरा खराब कर दोगी। एंड यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं जहाँ पर वो पास्ट वाली बात को याद कर कर रोने लगती है। फिर फटाक से वो पैकिंग करती है और निकलने लगती है, लेकिन जैसे वो निकलती है उसका डैड वहाँ पर आ जाता है और इस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि अभी के अभी नीचे जाओ और अपनी मम्मा से जाकर माफी मांगो। लेकिन यहाँ पर वो उसे माफी मांगने से मना कर देती है। तो फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो और तुम्हें ये चीज़ को फॉलो ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर शाह साफ साफ कह देती है कि अब मेरा और आपकी फैमिली का हम दोनों बीच में कोई रिलेशन नहीं है और ये रिलेशन मैं आज ही गैस तोड़कर जा रही हूँ। ये सुनकर उसके डैड को और भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो अपनी बातों को रिपीट करते हुए वहाँ से चली जाती है जहाँ पर उसका डैड कहता है कि तुम देखना आगे जाकर तुम बहुत रिग्रेट करोगी। इसके बाद में हम यहाँ पर उन्हें क्लब में देखते हैं जहाँ पर शाओ और इसकी बेस्टी मिनी होती है जो दोनों ड्रिंक कर रहे थे। मिनी यहाँ पर उसे कहने लगती कि देखो मुझे पता है तुम बहुत उदास हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतना ज्यादा ड्रिंक करोगी। शाओ यहाँ पर उसे कहती है कि मैं उदास नहीं हूँ, मैं तो फ्रीडम और खुशी के मारे ड्रिंक कर रही हूँ, तो तुम मेरी टेंशन मत लो, बस इस जश्न में मेरा साथ दो। एंड इतने में उसे जी का कॉल आ जाता है जहाँ पर वो उसका फोन स्पीकर पर रख देती है। जी उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें अभी फोन कर रहा हूँ, मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि जो मेरे अंकल है वो इनफर्टाइल है तो फिर वो किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे, उसके बाद में पछताती मत रहना। यहाँ पर शाह कहने लगती है कि अरे मुझे तो जी की आवाज आ रही है, मैंने तो उसका कॉल कट कर दिया था, लगता है गलती से पिक कर लिया होगा। एंड यहाँ पर इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है जहाँ पर जी को बहुत गुस्सा आने लगता है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर गू को जो कई सारी लड़कियों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। इतने में उसका असिस्टेंट आता है और उसे एग्रीमेंट्स बताने लगता है। अन्य सारे रिपोर्ट्स होते हैं जो कि उसने शाह के ऊपर किए थे। यहाँ पर मिस्टर को सोचने लगता है कि इस लड़की का पास्ट तो बिल्कुल क्लीन है, तो फिर इसे मेरे पेट पे रहे बर्थमा के बारे में कैसे पता चला। फिर यहाँ पर दूसरा हम देखते हैं जहाँ पर मिनी जी को आते हुए देख लेती है तो फिर वो शाह को बताने लगती है। शाह यहाँ पर कहते हैं कि तुम एक काम करो, मैं ऐसे जा रही हूँ, कह देना कि मैं तो कब का घर चली गई। तो यहाँ से वो भाग जाती है। दूसरा यहाँ पर मिस सग्गू को एक लड़की ड्रिंक ऑफर कर रही होती है, लेकिन इतने में यहाँ पर शाह आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पर जो लड़की होती है वो शाह पर चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पर हम दोनों के बीच में दखल अंदाजी क्यों कर रही हो। वो यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम तो मुझे अडल्ट भी नहीं रखती हो, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो लड़की डर जाती है और कहती कि मैं तो उसे बस ड्रिंक ऑफर कर रही थी। तो वे यहाँ पर शाह कह देते कि नहीं भूल जाओ, मिस्टर गू ये ड्रिंक को नहीं पीने वाले। लेकिन यहाँ पर मिस्टर गू ड्रिंक को उठाते हैं और फटाक से पी जाते हैं। ये चीज देखकर शाह शौक हो जाती है और उसे बहुत बदनामी जैसा फील होने लगता है। फिर यहाँ पर लड़की कहती है कि देखा उसने मेरी बात मान ली, अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। लेकिन शाह यहाँ पर मिस्टर गू का हाथ पकड़ के कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। मिस्टर गू से जाने के लिए कहता है तो वो लड़की बोलती कि देखा उसे तुम्हें जानने के लिए कहा तो चुपचाप चली जाओ। फिर मिस्टर गू गुस्से में यहाँ पर कहता है कि मैं शाह को नहीं बल्कि तुम सबको यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ। फिर बाकी की लड़कियां वहाँ से चली जाती है। दूसरा यहाँ पर मिस्टर गू शाह के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि सबसे पहली बात तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरे पेट का बर्थमार्क कैसे पता चला और तुम मुझे कैसे जानती हो। यहाँ पर शाह से कहने लगती है कि तुम मुझ पर इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मैंने तो असल में तुम्हारी हेल्प की है। फिर हमें इसके थोड़े टाइम पहले का सीन बताया जाता है जहाँ पर जानबूझकर उस लड़की ने उस ड्रिंक में कुछ मिलाया होता है ताकि मिस्टर गू के हार्मोनल चेंजेस आने लगे। फिर यहाँ पर ये बात जैसी वो बताती है न जाने मिस्टर गू को कोई चीज सामने दिखाई नहीं दे रही होती है और उसके सामने की सारी चीजें ब्लर होने लगती है। एंड कुछ समय में यहाँ पर मिस्टर गू को बहुत हीट सी लगने लगती है जहाँ पर वो अपनी टाइल निकालने लगता है और वो समझ जाता है कि उसे ड्रग्स दिया गया है। तो फिर वो असिस्टेंट को फटाक से भेज देता है एक लड़की को ढूंढने के लिए। यहाँ पर बाद वो कहने लगती है कि रेडीमेड लड़की सामने खड़ी हुई है, फिर भी
तो फिर गु बोलता है तुम और लड़की, तुम में लड़की के फीचर्स तो जरा से भी नहीं है। फिर यहाँ पर शाह गुजा को अपने चेयर पे बैठाती है एंड यहाँ पर वो उसके साथ मेकआउट करना शुरू कर देती है, जहाँ पर गुजा से भी कंट्रोल नहीं होता एंड वो उसे टेबल पर लेटा देता है। फिर वो लोग एक रात उसी टेबल पर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। इसके बाद में हम सीधा 3 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाह चली गई होती है मेडिकल शॉप में दवा खरीदने के लिए। यहाँ पर वो उन्हें कहने लगती है कि न जाने क्यों 5-2 दिनों से मुझे थोड़ा सा चक्कर जैसा आ रहा है हर सुबह और वॉमिट भी फील होता है। तो फिर वो नर्स से कह देती है कि मुझे तो लगता है तुम प्रेग्नेंट हो एंड यहाँ पर वो उसे प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कह देती है। दूसरा यहाँ पर वो रास्ते से जा रही होती है तो फिर मिस्टर गो की कार भी वहीं पर होती है। तो उसका ड्राइवर उसे बताने लगता है कि मिसेस शाह तो सामने से जा रही है कि क्या आप उसे हाय बोलना चाहेंगे, लेकिन मिस्टर गो साफ साफ मना कर देता है। फिर उससे एक पास की बात याद आने लगती है, जहाँ पर शाह को वो क्रेडिट कार्ड दे रहा था, यानी कि 1 मिलियन का कार्ड, लेकिन शाह उस कार्ड को लेने से मना कर देती है। वो कहता है कि ले लो, मैं बार बार तुम्हें प्लीज नहीं करने वाला, लेकिन शाह फिर भी उसे मना कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर मिस्टर गो नोटिस करता है तो वो ठीक से चल ही नहीं रही थी और अचानक से वो बेचारी चक्कर के मारे रास्ते पर ही गिर जाती है। एंड यहाँ पे बाद में मिस्टर गो फटाक से भागकर चला जाता है उसे उठाने के लिए एंड उसे उठाकर हॉस्पिटल ले चला जाता है। दूसरे यहाँ पर जी अपनी मम्मा से कहने लगता है कि मैंने अपने वर्कर से सुना था कि हमारे अंकल ने उस शाह को लेकर हॉस्पिटल चले गए, कहीं उनकी भी शिकलोजन कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई। और उसकी मम्मी यहाँ पर कहने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, अगर शाह की शादी किसी के साथ हो सकती है तो फिर से वो तुम ही रहोगे और इसकी प्लानिंग हम मिलकर ही करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर बेचारी शाह बेहोश थी और टॉम मिस्टर गो से देखे जा रहा था। इतने में मिस्टर गो का असिस्टेंट उसे कुछ इमरजेंसी काम बता देता है, तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद शाह होश में आ जाती है एंड यहाँ पर डॉक्टर सोचने लगते हैं कि आखिर मिस्टर गो कहाँ चले गए। फिर बाद में वो शाह को बताने लगते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। शाह यहाँ पे कहती है कि नहीं डॉक्टर, मैं प्रेग्नेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वो डॉक्टर कहता है कि हाँ, मेरे रिपोर्ट्स कभी भी इधर उधर नहीं होते और मेरे रिपोर्ट्स एकदम पक्के हैं, तुम ट्रिपलेट्स के साथ में प्रेग्नेंट हो। यहाँ पर वो प्रेगनेंसी प्लस ट्रिपलेट्स बच्चों के बारे में सुनकर तो शॉक ही हो जाती है। यहाँ पर वो सोचने लगती है कि जी ने तो मुझसे कहा था कि वो इनफर्टाइल है, तो फिर मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। एंड यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि शायद से जी ने उसके ऊपर झूठ बोला होगा। इसके बाद में यहाँ पर डॉक्टर पूछने लगते हैं कि आखिर इस बच्चे का होने वाला डैड क्या मिस्टर गो है। तो फिर यहाँ पर उसे पास की बात याद आने लगती है, जहाँ पर मिस्टर गो उसे 1 मिलियन का कार्ड दे रहा था। तो फिर वो डर जाती है। डॉक्टर यहाँ पर पूछने लगते हैं कि क्या हमें मिस्टर गो को ये बात बता देनी चाहिए। तो वो कहने लगते कि नहीं, मिस्टर गो को गलती से भी बात मत बताना। फिर डॉक्टर उसे आराम करने के लिए वहीं पर छोड़ जाता है। फिर बाद में हम यहाँ पर मिस्टर गो को अपने घर पर देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा उसके और शाह के रिलेशन के बारे में पूछने लगती है और कहती है कि यार सच में तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। दूसरा यहाँ पर जी की मम्मा बोलने लगती है कि देखो, तुम्हें आए दिन इन लड़कियों से बचकर रहना होगा, क्योंकि ये लड़कियाँ बहुत चालाक होती है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागती है। मिस्टर गो यहाँ पर उन्हें कहने लगते हैं कि आंटी, जैसा आप सोच रही हो, शाह वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उसे 1 मिलियन का कार्ड दिया था, लेकिन उसने उस कार्ड को लेने से मना कर दिया। तो वो आंटी कहने लगती कि हाँ, मना तो करेगी ना, तुम्हारी प्रॉपर्टी तो देखो 100 बिलियन से भी ज्यादा वर्थ की होगी, तो वो 1 मिलियन का कार्ड शुरुआत में क्यों ही लेगी, वो धीरे धीरे तुम्हारी प्रॉपर्टी खा जाएगी। यहाँ पर फिर ग्रैंडमा भी कहने लगती है कि गो, तुम्हें ऐसा शक नहीं जा रहा कि अब तक उन सब के बीच में सब कुछ ठीक था, यानी कि वो दोनों अच्छे से बात भी कर रहे थे एंड अचानक से उसने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। फिर यहाँ पर वो आंटी कहने लगती कि देखो, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। कुछ ही दिनों में यहाँ पर ग्रैंडमा का 60 वाला बर्थडे होने वाला है, जहाँ पर हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो उस दिन तुम अपनी प्रॉपर्टी अपने छोटे भाई जी के नाम पर ट्रांसफर कर देना और फिर देखना किस तरीके से वो सीधा जी के पास चली जाएगी। मैं तुम्हें ये बात लिख कर दे सकती हूँ, वो खाली तुम्हारी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडमा को कुछ तो दाल में काला लगता है। तो फिर वो मिस्टर गो से कहने लगते कि देखो बेटा, तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रेशर में आकर हम कोई और उपाय भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर बांधो आंटी कहने लगते कि माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हो, यहाँ पर प्रॉपर्टी से ज्यादा ये बात है मिस्टर गो की। हम तो यहाँ पर बस सच्चाई का पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो शाह कितनी ज्यादा चालाक है। तो फिर यहाँ पर मिस्टर को कहने लगते कि ग्रैंडमा, जाने दीजिए, ऐसे भी मैं इनफर्टाइल हूँ, तो फिर फ्यूचर में मेरे कोई बच्चे हो ही नहीं सकते हैं एंड इनडायरेक्टली वो प्रॉपर्टी तो जी को ही जाने वाली है, तो अब या कल किसी दिन भी सही।
एंड दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जो कि डॉक्टर से अबॉर्शन के बारे में बात कर रही थी और कह रही थी कि अभी भी मैं कॉलेज में हूँ और मेरी ग्रेजुएशन हुई नहीं है, तो मैं इस बच्चे का ध्यान नहीं रख पाऊंगी। तो वो डॉक्टर कहता है कि ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। एंड यहाँ पर डॉक्टर कॉल लगा लेता है मिस्टर गू को, लेकिन गू तो अपना फोन यहीं पर भूल कर चला गया था। तो उसकी आंटी उस फोन को पिक कर देती है। डॉक्टर यहाँ पर उसे सब कुछ बता देता है। तो आंटी कहने लगती है कि जल्द से जल्द उसका अबॉर्शन करवा देना और ये बात अपने में ही रखना। फिर यहाँ पर मिस्टर गू आ जाता है, जहाँ पर आंटी उसे फोन कॉल के बारे में झूठ झूठ बोलने लगती है। फिर यहाँ पर डॉक्टर आके उसे कहते हैं कि सर्जरी की चीजें मैं आज रात को ही रेडी कर दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर शाह कहते कि नहीं, मैं जल्दबाजी में आकर कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहती, तो मैं फिलहाल अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, मुझे थोड़ा और समय चाहिए सोचने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर वो आंटी चली जाती है अपने घर पर, जहाँ पर जी उसे कहने लगता है कि अपने अंकल से बात करके देखा। तो फिर वो कहते कि हाँ, और तुम्हारे अंकल तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए मान भी गए। देखना, उन्हें लग रहा होगा कि वो फेक ट्रांसफर होगा, लेकिन वो रियल ट्रांसफर होगा, ये बात तो उन्हें बाद में पता चलेगी। फिर यहाँ पर वो शाह के बारे में बताने लगती है और कहती है कि शाह तो प्रेग्नेंट हो चुकी है। मुझे ये चीज़ सुनकर यकीन नहीं हो रहा कि आखिर उसके बेली में जो बच्चा है वो मिस्टर गू का है या फिर नहीं। जी भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि अंकल तो इनफर्टाइल थे, तो कैसे वो उसके बच्चे हो सकते। लेकिन कुछ भरोसा नहीं है, बट अगर अंकल को ये बात पता चल गई तो अंकल प्रॉपर्टी ट्रांसफर वाली चीज को तो रोक ही देंगे। यहाँ पर उसकी मम्मी से कहने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, आज रात को ही उस लड़की का अबॉर्शन हो जाएगा, मैंने सारी चीजों का ध्यान देकर रख दिया। फिर यहाँ पर जी बाद में खुश होने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर हमारी शाह चली जाती है अपनी बेस्टी मिनी से मिलने के लिए। मिनी उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम 2 दिन से कहाँ पर गायब थी, मैंने तुम्हें कॉल लगाया लेकिन तुमने मेरे कॉल को इग्नोर किया, तुम्हें पता भी है कि जी का मेरी बात चल रही थी। यहाँ पर वो कहते कि जाने दो, आए दिन वो कुछ ना कुछ तो बातें करता ही रहता है। फिर मिनी उसे बताने लगती है कि बहुत जल्दी अंकल की जो प्रॉपर्टीज है वो सारी चीजें जी के नाम पर होने वाली है। एंड यहाँ पर मैं ये बात सुनकर शाह हो जाती है, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी ठीक ऐसा ही हुआ होता है। मिनी उसे बताने लगते कि हाँ, कल उसकी ग्रैंडमा की 60 वाली बर्थडे पार्टी है, जहाँ पर वो सभी के सामने उस ट्रांसफर को अनाउंस करने वाला है। तो फिर शाह यहाँ पर बोलने लगते कि मुझे उसे रोकना ही होगा। मिनी कहते कि इससे क्या फायदा होगा, ऐसी भी वो इनफर्टाइल है, वो फ्यूचर में किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी तो उसके छोटे भाई के पास ही जानी चाहिए ना। लेकिन अब वो कहते कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास अपनी तरीके है मेरे काम को निकलवाने के लिए। दूसरा यहाँ पर वो इवेंट शुरू हो जाता है, जहाँ पर हमारी शाह भी चली जाती है, लेकिन वो गार्ड उसे अंदर जाने से मना कर देता है। शाह कहती कि क्यों, मैं तो इस फैमिली की मेंबर ही हूँ। तो फिर वो गार्ड कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मिस्टर जी ने हमें साफ साफ कहा है कि अगर हम आपको देखें तो आपको इस इवेंट में बिल्कुल भी एंटर ना होने दे। एंड यहाँ पर वो दरवाजे को बंद कर देता है। दूसरा यहाँ पर शाह नोटिस करती है कि अपनी ग्रैंडमा के लिए एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट पैक करा होता है, तो फिर न जाने उसके दिमाग में क्या खुराफाती आई जाने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर इवेंट में सभी लोग होते हैं, जहाँ पर वो लोग मिस्टर गू से कहने लगते हैं कि मिस्टर गू, क्या आप श्योर हो कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी जी के नाम पर करने वाले हो, क्योंकि अभी भी आप बहुत यंग हो और इतनी जल्दी किसी के हाथों में प्रॉपर्टी दे देना ठीक बात नहीं है। आए दिन फ्रेंडशिप टूटा करती है, फ्रेंडशिप तो छोड़ो, अपने फैमिली के मेंबर्स ही अपने नहीं होते। एंड यहाँ पर वो कहने लगता है कि कौन है वो जो मेरी फैमिली के बारे में ऐसी बात कर रहा है, मैंने ये जो ट्रांसफर है वो खुद की मर्जी से करवा है और ये आज मैं कर ही रहूंगा। फिर यहाँ पर वो एग्रीमेंट्स को बुला देता है, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमास आंटी का हाथ अपने हाथों से हटाते हुए कहती है कि रुको, फिलहाल ये चीज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हैं और तुम्हें इस बारे में थोड़ा और सोचना चाहिए। मिस्टर गू यहाँ पर कह लेते कि नहीं ग्रैंडमा, मैंने ऑलरेडी सोच लिया, ऐसे भी इन फ्यूचर में ये प्रॉपर्टी मैं किसी को ट्रांसफर कर सकता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आंटी के जी को ट्रांसफर कर दूँ। एंड यहाँ पर वो आंटी जी को अपने अंकल को थैंक यू कहने के लिए कहती है और जी कहने लगता है कि मैं आपका फ्यूचर में बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। दूसरा यहाँ पर सभी लोग आपस में बात करने लगते कि तुमने सुना जी की कुछ दिन पहले ही ब्रेकअप हो चुका है, अगर उसे गर्लफ्रेंड को पता चल गया कि जी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया है तो वो कितना रिग्रेट करेगी। अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड होती तो मैं इसे कभी छोड़कर नहीं जाती और वापस से इसके पास आ जाती। फिर यहाँ पर वो उस पर सिग्नेचर करने लगता है, इतने में यहाँ पर गिफ्ट आ जाता है और गिफ्ट के अंदर से किसी कैट की जैसी आवाज आ रही थी। फिर यहाँ पर वो बॉडीगार्ड्स उन्हें गिफ्ट देकर चले जाते हैं,
एंड ग्रैंडमा का ये सबसे प्यारा गिफ्ट होता है। दूसरा सभी लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि इतना बड़ा गिफ्ट का बॉक्स, आखिर इस गिफ्ट के बॉक्स में क्या हो सकता है। तो फिर यहाँ पर वो आंटी ग्रैंडमा को बहुत जल्दी और इस गिफ्ट को ओपन करने के लिए कहती है। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम एक्साइटेड हो, तुम ही ये काम कर लो। फिर यहाँ पर आंटी और जी चले जाते हैं उस गिफ्ट को ओपन करने के लिए। एंड यहाँ पर से उस गिफ्ट बॉक्स में से निकलती है हमारी शाओ। यहाँ पर सभी लोग शाओ को देखकर शॉक हो जाते हैं। शाओ यहाँ पर मिस्टर गू से कहने लगती है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी जी के नाम पर नहीं कर सकते। एंड वो अपने बैग में से पेपर्स को निकालने लगती है। लेकिन इतनी टाइम में वो आंटी उस गिफ्ट को उठाती है और कहने लगती है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने ग्रैंडमा का इतना कीमती गिफ्ट को खराब कर दिया। शाओ के हाथ में जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स होते हैं वो अपने आप नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पर शाओ उसका प्राइस सुनकर बहुत शॉक हो जाती है। फिर सभी लोग इस लोटस फ्लावर के बारे में बात करने लगते हैं, जो बहुत रेयरली किसी को मिल पाता है। जी भी यहाँ पर शाओ से कहने लगता है कि अब तुमने इस गिफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो चलो बताओ इसका कंपेंसेशन तुम कैसे पे करोगी। यहाँ पर बाब ने वो बेचारी माफी मांगने लगती है और कहती कि इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। जी की मॉम को गुस्सा आता है तो फिर वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर सारी पार्टीज को मूड खराब करने क्यों आ जाती हो। और वो गार्ड्स को बुलाने लगती है, जहाँ पर गार्ड्स उसे जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर जो मिस्टर गू होते हैं वो उस पेपर को उठाकर देखने लगते हैं। एंड इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा गुस्सा हो जाती है और गार्ड से कहती है कि आज मेरी पार्टी है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पार्टी के गेस्ट के साथ में ऐसा बिहेव करने की। एंड यहाँ पे वो ग्रैंडमा से माफी मांगने लगती है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम रो मत, तुमसे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं हो सकता, वो तो एक मामूली सा गिफ्ट भी था, मैं नेक्स्ट ईयर उसे खरीद सकती हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर काम डाउन करो। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा शाओ को कंट्रोल करने लगती है। दूसरा यहाँ पर मिस्टर गू उस पेपर पर देखने वाला था और जी को समझ में आ जाता है कि आखिर इस पेपर में क्या है, तो फिर फटाक से वो रिपोर्ट्स को ले लेता है और फाड़ कर फेंक देता है। एंड यहाँ पर वो कहने लगता है कि शाओ ने जिन चीजों को छुआ है भाई आप उन चीजों को छुओ भी मत, न जाने ये कहाँ से आई होगी। फिर यहाँ पर शाओ से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास एक ही रिपोर्ट था और तुम रिपोर्ट को फाड़ दोगे तो सच्चाई सामने नहीं आएगी। फिर वो बताने लगती है कि मैं सबके सामने आज खुलासा करने वाली हूँ कि तुम सबको लगता है मिस्टर गू इनफर्टाइल है, लेकिन मिस्टर गू इनफर्टाइल नहीं है, वो एकदम परफेक्टली फाइन है। तो फिर जी तुम उनकी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते। यहाँ पर आंटी को गुस्सा आता है और वो शाओ को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आकर झूठ बोलने की, डॉक्टर ने सारे रिजल्ट्स खुद ही चेक किए, अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तो वो मना कर देती है। आंटी यहाँ पर जबरदस्ती उसका हाथ खींचकर उसे बाहर निकालने लगती है। दूसरा ग्रैंडमा यहाँ पर वो कागज का टुकड़ा उठा लेती है जिसमें साफ साफ रिजल्ट आए होते हैं। एंड ग्रैंडमा ये रिजल्ट देखकर शॉक हो जाती है और उस आंटी को वहीं पर रुकने के लिए कहती है। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा बता देती है कि ये तो प्रेग्नेंट है, खबरदार अगर किसी ने इसे टच करने की कोशिश की। ये बात सुनकर तो मिस्टर गू भी शॉक हो जाते हैं, तो फिर वो रिपोर्ट्स को देखने लगते हैं। यहाँ पर बानो आंटी और जी बोलने लगते हैं कि हमें इस लड़की पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्या पता ये जो बच्चा है वो गू का हो ही ना। मिस्टर गू से पूछते कि क्या ये बच्चा मेरा है, वो उन्हें हाँ बोल देती है और उन दोनों को कहने लगती है कि मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कर दो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसे काम नहीं किए हैं। फिर यहाँ पर मिस्टर गू सभी को चुप रहने के लिए कहते हैं और शाह से पूछते हैं कि क्या तुम पक्का सच बोल रहे हो। शाह यहाँ पर कहने लगते कि हाँ, अगर मैं झूठ बोल रही रहूंगी तो बाहर जाती एक व्हीकल मुझे टक्कर मार लेगी। और यहाँ पर उन्हें लगता है ये ऐसी कसम तो वो तभी खाती है जब वो झूठ ना बोल रही हो। तो फिर यहाँ पर ग्रैंडमा उन्हें डीएनए टेस्ट के बारे में बताने लगती है और शाह से रिक्वेस्ट करती है कि अगर तुम अग्री करोगी तो हम एक डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं हॉस्पिटल के अंदर। एंड यहाँ पर शाह उसे हाँ बोल देती है। तो ग्रैंडमा सभी से कह देती है कि जब तक रिजल्ट्स बाहर नहीं आते तब तक हम में से कोई भी शाह के पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा और उसे दुख नहीं पहुँचाएगा। इसके बाद में यहाँ पर दूसरी और आंटी वो एग्रीमेंट्स के पेपर को लेकर आ जाती है और उसे कहने लगती है कि ट्रांसफर वाले पेपर्स पर तुमने अभी तक पूरा सिग्नेचर नहीं किया है। तो फिर यहाँ पर शाह उन पेपर्स को लेकर नीचे फेंक देती है और कहती है कि ये सिग्नेचर बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि ये बच्चों का फादर बनने वाला है, तो जितनी भी इनहेरिटेंस होगी वो उसके बच्चों को जाएगी। आंटी यहाँ पर कहने लगती है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, डीएनए रिजल्ट तो हमने करवाने के लिए दे दिए है, देखना तुम्हारे रिजल्ट फेक आने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर गू बोलने लगता है कि नहीं, हमें थोड़ा टाइम इंतजार करना चाहिए, अगर डीएनए रिजल्ट शाह के फेवर में रहे तो फिर मैं ट्रांसफर नहीं करवाऊंगा, लेकिन अगर शाह के फेवर में रिजल्ट्स नहीं रहे तो फिर मैं ट्रांसफर तुरंत ही करवा दूंगा। दूसरा यहाँ पर जी को गुस्सा आने लगता है कि इतना अच्छा काम होने के बाद अगर ये आती तो बात अलग थी, लेकिन काम के बीच में इसने अपनी टांग लड़ा दी, मैं तो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला।
इसके बाद में यहाँ पर उस बेचारी को चक्कर आने लगता है, जहाँ पर ग्रैंडमा गू से कहती कि इसे अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर चले जाओ। तो मिस्टर गू उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। आसपास में लोग बातें करने लगते हैं कि इस लड़की को हमने कहीं तो देखा है। दूसरा ये अपनी मम्मा से कह रहा है कि रिजल्ट तो पॉजिटिव आ जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे। उसकी मॉम कहने लगती है कि टेंशन मत लो, प्रेगनेंसी के जब 3 मंथ्स होते हैं तब बच्चे को गिराना बहुत आसान काम होता है, तब तक हम हमारी चाल चलेंगे। कोई ऐसी चीज़ है जिससे शाह डरती है। यहाँ पर कहने लगता है कि नहीं, वो तो सारी चीज़ें खाती पीती है, लेकिन हाँ उसे सांपों से बहुत डर लगता है। फिर यहाँ पर उसकी मॉम एक वियर्ड सा स्माइल देने लगती है। दूसरा यहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं, जो कहने लगते हैं कि आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉक के कारण वो बेहोश हो चुकी है, लेकिन कुछ समय में मैं उठ जाएगी। बट आप मुझे एक बात बताइए, इनके पेट में जो बच्चा है क्या उनके फादर आप हो। यहाँ पर मिस्टर को कहने लगते कि पता नहीं, अभी तक हमने सच्चाई का सामना नहीं किया है। तो फिर यहाँ पर डॉक्टर से कहने लगता है, लेकिन इसने तो अबॉर्शन की बात कर दी थी। मिस्टर को अबॉर्शन की बात को सुनकर शॉक हो जाता है और वो कहता है कि आप शॉक क्यों हो गए। डॉक्टर यहाँ पर उसे बताने लगता है कि मैंने तो आपको कॉल कर सब कुछ बता दिया था। मिस्टर गू को फिर वो दिन याद आने लगता है जहाँ पर उसकी आंटी ने उसका फोन लिया था और वो समझ जाता है कि आंटी ने अबॉर्शन के लिए हाँ किया होगा। डॉक्टर यहाँ पर मिस्टर गू से कहने लगते हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये अबॉर्शन नहीं करवाना चाहते तो हम इसे कंसल्टेंसी देंगे, जहाँ पर हम इसे समझाएंगे फुसलाएंगे, जिस वजह से वो समझ जाएगी। बाकी की चीज आप हम पर छोड़ दीजिए। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर शाह की नींद खुल जाती है, तो वो उसे बताने लगता है कि तुम तो बेहोश हो गई थी। शाह यहाँ से उठने लगती है, लेकिन उसके स्टमक में अभी भी पेन हो रहा था। तो वो बताने लगती है कि मेरी बेस्टी कुछ ही समय में मुझे पिक करने के लिए आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर मिस्टर गू उसे साफ साफ कह देते हैं कि तुमने कहा कि तुम्हारी बेली में जो बच्चा है वो मेरा है, तो फिर चुपचाप तुम्हें मेरे घर पर चलना होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी और के छत के नीचे मेरे बच्चे की देखभाल हो। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जी की मम्मा सीढ़ियों से उतर रही थी। तो फिर यहाँ पर शाह से आंटी बुलाने लगती है। यहाँ पर जी की मम्मा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंटी बुलाने की। तो फिर शाह कहती है कि क्यों, आप चाहते हो कि मैं आपको मदर इन लॉ बुलाऊं क्या। तो फिर यहाँ पर वो आंटी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरा यहाँ पर वो मेड को बुलाता है और उसका रूम प्रिपेयर करने के लिए कहता है। मेड यहाँ पे बताने लगती है कि मैडम ने हमें पहले से ऑर्डर दे दिए थे, तो हमने इनका रूम पहले से अरेंज कर रखा है। फिर यहाँ पर शाह उसके बाद में मिस्टर गू का बाय बाय बोलकर जाने लगती है, लेकिन मिस्टर गू यहाँ पर उसे रोकता है और कहने लगता है कि तुम मुझे अंकल क्यों बुलाती रहती हो। तो फिर कहने लगती है कि जी भी तो तुम्हें अंकल ही बुलाता है और तुम तो मुझसे कितने बड़े हो। मिस्टर गू यहाँ पर कहने लगते है कि हमारे दूर के रिलेशन की वजह से वो मुझे अंकल बुलाता है, वरना मैं जी से कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हूँ। एंड यहाँ पर बाद में वो गुस्सा होकर चला जाता है। मेड यहाँ पर शाह से कहने लगती है कि आप में तो बहुत ज्यादा हिम्मत है, कोई भी इंसान मिस्टर गू के सामने एक शब्द बोलने की कोशिश भी नहीं कर पाता। तो फिर शाह यहाँ पर कहने लगती है कि मेरा बेली देख रहे हो, इसके अंदर इसका होने वाले बच्चे हैं, इसके लिए मुझसे डरता है। इसके बाद में यहाँ पर मेड उसे उसका रूम बताने लगती है और कहती है कि आपका रूम है और आपके बाजू वाला जो एग्जैक्ट रूम है वो मिस्टर गू का है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरा यहाँ पर वो अपने कपड़े चेंज कर आ जाती है। जैसी वो सोने वाली होती है उसे कुछ तो हिलता हुआ नजर आता है, तो फिर वो उठकर देखने लगती है और वो कुछ नहीं बल्कि स्नेक्स होते हैं। और यहाँ पर वो बहुत जोर से चिल्ला देती है, जहाँ पर नीचे कार में बैठी जी की मम्मा बहुत मजे ले रही थी और कहने लगती है कि देखना ना, मैंने इस पैटर्निटी टेस्ट के पहले ही तुम्हारे इस बच्चे का मिस कैरेज करवा दिया, तो मेरा नाम बदल देना। दूसरा यहाँ पर मिस्टर गू भी उसके चिल्लाने की आवाज को सुन लेते हैं एंड यहाँ पर वो उसकी कमरे की ओर जाते हैं, जहाँ से शाह बाहर आ रही थी। और वो बाहर आते आते तो ऐसे बाहर आती है कि मिस्टर गू का जो बाथरूम होता है वो तो पूरा निकल ही जाता है। फिर एक बार फिर से वो चिल्लाने लगती है। तो फिर मिस्टर गू यहाँ पर ग्रैंडमा को आते हुए देखता है, तो वो फटाक से शाह को लेकर अपने कमरे में चला जाता है एंड फटाफट अपना बाथरूम पहन लेता है। फिर वो उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम इतना जोर से क्यों चिल्ला रही थी। वो बताने लगते कि उसके कमरे में स्नेक्स घुस आए हैं। यहाँ पर मिस्टर गू जा रहे होते हैं स्नेक्स के ऊपर चेक करने के लिए। तो फिर यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि क्या पता अगर तुम्हारे रूम में भी स्नेक्स हो तो फिर मिस्टर गू उसे उठाकर बेड पर लेटा देते हैं और कहते हैं कि मेरे रूम में कुछ भी नहीं आ सकता। फिर वो उसके रूम में जाकर चेक करने लगते हैं, जहाँ पर खुद ग्रैंडमा भी उस स्नेक को देखकर बहुत डर जाती है और तुरंत ही उस स्नेक को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहती है। मिस्टर गू यहाँ पर अपनी असिस्टेंट से पूछने लगता है कि आखिर ये स्नेक यहाँ पर कैसा है। तो फिर मेड बताने लगती है कि यहाँ पर ये जो स्नेक है वो किसी ने तो ग्रैंडमा को गिफ्ट किया था।
ग्रैंडमा यहाँ पर गुस्से में कहने लगती है कि कौन है वो पागल इंसान जो इस स्नेक को मुझे गिफ्ट में देगा, जल्द से जल्द इसे बाहर निकलवाओ। फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि देखो तुम है ना शाओ के साथ रहना, क्योंकि क्या पता वो छोटी सी बच्ची है और बहुत डर गए वो स्नेक को देखकर, आगे ऐसे कुछ मुश्किल आई तो फिर तुम्हारे बच्चे पर इफेक्ट कर सकता है, तो फिर तुम्हें उसके साथ एक ही बेडरूम में सोना चाहिए। यहाँ पर वो उसे कहता है कि ग्रैंडमा आगे से ऐसा नहीं होगा और उसे वहाँ से भेज देता है, जहाँ पर वो सोचने पड़ जाता है कि मेरा विला इतना बड़ा है, ये सांप अपने आप क्रॉल करते हुए इतनी दूर तक तो नहीं आ सकता, जरूर किसी ने जानबूझकर इस सांप को यहाँ पर रखा है। इसके बाद में मिस्टर गो अपने रूम में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर शाओ ऑलरेडी सो चुकी होती है। मिस्टर गो यहाँ पर अपने गार्ड से उन सारे सीसीटीवी फुटेज को मांगने लगते हैं। गार्ड कहने लगता है कि फर्स्ट फ्लोर से लेकर सेकंड फ्लोर तक हमें कोई भी फुटेज नहीं मिल पा रहा, लगता है किसी ने जानबूझ के सीसीटीवी को हार्म पहुंचाया है, तो फिर वो उसे जल्द से जल्द रिपेयर करने के लिए कहता है। दूसरा यहाँ पर वो उसे शॉल उड़ा रहा था, तो फिर शाओ उसे खींच लेती है। वो दूर जाने लगता है, लेकिन शाओ उसे वहाँ से जाने के लिए मना करती है, तो फिर यहाँ पर वो दोनों एक साथ ही सो जाते हैं। इसके बाद में मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर हमारी शाओ उठ जाती है, तो मेड उसे तुरंत ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है। यहाँ पर वो मिस्टर गो से कहती है कि कल रात तो मैं तुम्हारे रूम में सो गई, तुम्हें मुझे वापस उठाना चाहिए था ना। गो यहाँ पर उसे कहने लगती है कोई बात नहीं, तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। यहाँ पर बाद में वो स्नेक्स के बारे में बताने लगती है और कहती है मैं कह रही हूँ ना, वो स्नेक जरूर जी नहीं वहाँ पर रखे होंगे, क्योंकि सिर्फ वही है जो जानता है मुझे सांपों से डर लगता है। मिस्टर को यहाँ पर कहने लगते हैं कि मैंने अपने गार्ड्स को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज दिया है, और अगर सचमुच वो जी ने किया होगा तो मैं तो उसे बिल्कुल माफ नहीं करने वाला। यहाँ पर दूसरी मिस्टर गो उसे अपना ब्लैक कार्ड देने लगते हैं, तो फिर शाओ उस कार्ड को दे लेती है। फिर मिस्टर गो सोचने लगता है कि शुरुआत में इसे तो कार्ड नहीं लिया, लगता है ये धीरे धीरे सारी चीजें सचमुच खा जाएगी। फिर यहाँ पर वो ब्लैक कार्ड को देखने लगती है और कहती है कि मैंने आज तक किसी ब्लैक कार्ड को देखा नहीं था, अब इसे तुम वापस ले सकते हो। मिस्टर गो कहता है कि क्यों? वो बोलने लगता है कि मुझे इस ब्लैक कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे कहने लगता है लेकिन तुम तो अपनी फैमिली से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर आ गई हो, और तुम्हारा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ है, तो तुम जॉब भी तो नहीं कर सकती। वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं इंटर्नशिप तो कर सकती हूँ। यहाँ पर मेड उसे कहने लगती है कि आपको कोई जॉब या इंटर्नशिप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो, और अगर आपकी बॉडी थक गई तो आपकी हेल्थ पर इफेक्ट गिर सकता है। शाओ यहाँ पर कहने लगती कि नहीं, अगर मैं जॉब करूंगी तो मैं एनर्जेटिक रहूंगी, इससे मेरी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। फिर यहाँ पर मेड उसे कहती है कि मास्टर क्यों ना आप इसे अपनी कंपनी में इंटर्नशिप दे दे, तो फिर मैडम को भी सुकून मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों ना बोल देते हैं। दूसरा यहाँ पर जी को देखते हैं कि बहुत गुस्से में होता है, एंड यहाँ पर वो मैनेजर को कॉल लगा देता है और बोलने लगता है कि आज कंपनी में एक नई लड़की काम करने के लिए आ रही है, और वो मिस्टर गो की तरफ अट्रैक्टेड है, और वो बहुत बुरी इंसान है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसका अच्छे से देखभाल करना। इसके बाद में यहाँ पर मिस्टर गो शाओ को लेके पहुंच जाता है कंपनी में, जहाँ पर वो मैनेजर मिया से कहने लगता है कि इसका अच्छे से ध्यान रखना और इसे ऐसा काम देना जो आसान हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं, और इसे थकान तो बिल्कुल भी मत देना। यहाँ पर मैनेजर मिया पूछने लगती है कि आपका और इस लेडी का क्या रिलेशन है, तो शाओ खुद ब खुद कह देती है कि मेरा कुछ रिलेशन नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए आई हूँ। फिर बाद में मैनेजर उसे ऑफिस के अंदर ले चलती है। इसके बाद में वो यहाँ पर अपने सभी ऑफिस स्टाफ से शाओ को इंट्रोड्यूस करने लगती है, एंड यहाँ पर हम डेजी को देखते हैं, जहाँ पर मैनेजर से धीरे धीरे आवाज में कुछ कह रही होती है। डेजी अपनी मैनेजर को कहने लगती है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपका सारा काम समझ लिया है और इसकी देखभाल तो मैं बड़े अच्छे से कर रहूँगी। इसके बाद में मैनेजर वहाँ से चली जाती है, तो डेजी उससे पूछती है कि जरा बताना तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहने लगती है कि मैं तो बस इंटर्नशिप के लाई हूँ। तो फिर डेजी बोलती है कि लगता है तुम ऐसे मुंह नहीं खोलने वाली हो, और यहाँ पर वो बाकी स्टाफ को कहती है कि अभी के अभी से पकड़ लो और जबरदस्ती से उगलवाओ कि आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। इसके बाद में यहाँ पर डेजी कैची को ला देती है और कहने लगती है कि लगता है तुम हमारे बॉस पर लाइन मारने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है तुम थोड़ी सी ब्यूटीफुल क्या हो, हमारा बॉस भी तुम्हारे प्यार के चक्कर में पड़ जाएगा, लगता है मुझे तुम्हारी औकात बताई नहीं होगी। यहाँ पर शाओ कहने लगती है कि प्लीज मेरे बालों को कट मत करो। डेजी हंसकर कहती है कि मैं कहाँ तुम्हारे बालों को कट कर रही हूँ, मैं तो तुम्हारे फेस कट करने की सोच रही हूँ। दूसरा हम यहाँ पर ग्रैंडमा को देखते हैं और मेड को, जो आपस में उसके फर्स्ट डे के बारे में बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पर मेड ने शाओ के लिए बहुत हेल्दी लंच बनाया होता है। और यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कि मैं इसे देख कर आती हूँ। मेड कहती तो है कि मैं भी साथ में चलती हूँ, आप कभी उनके कंपनी में नहीं गई हो। तो फिर ग्रैंडमा कहती है कि तुम टेंशन मत लो, उस कंपनी के ओनर की ग्रैंडमा हूँ मैं, तो मुझे कोई कैसे ही कुछ कर सकता है।
इसके बाद में यहाँ पर शाओनी कहने लगती है कि प्लीज मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, मैं तुम्हें मेरे और बॉस के बीच का रिलेशनशिप बताने के लिए रेडी हूँ। तो फिर यहाँ पर डेजी रुक जाती है एंड यहाँ पर शाओ को पुरानी बात याद आने लगती है। इस ऑफिस में आने से पहले यहाँ पर मिस्टर गू का जो असिस्टेंट होता है उसने उसे एक वॉच दिया था और कहा था कि इस कंपनी में आपको एक बार भी डेंजर जैसा फील हो तो आप इस वॉच के बटन को 2 बार प्रेस करना और हमारे पास वो अलार्म आ जाएगा। यहाँ पर शाम मना तो करती है लेकिन गू से कहता है कि सेफ्टी पर्पसेस के लिए रख लो। इसके बाद में यहाँ पर वो बड़ी चालाकी से उस वॉच के दोनों बटन को 2 बार प्रेस कर देती है। यहाँ पर वो उन दोनों को कहने लगती है कि तुम सबको नहीं लगता तुम मुझे बुली करोगी और मैं बॉस को बता दूंगी, फिर बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो फिर डेजी कहने लगती है कि अगर बॉस तुमसे इतना ही प्यार करता तो फिर वो तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना देता। उसकी पर्सनल सेक्रेटरी तो मिया है, तो फिर तुम जानती हो कि तुम कहाँ पर हो और हमारी मैनेजर कहाँ पर है। यहाँ पर एक दूसरी स्टाफ आती है जो कहने लगती है कि डेजी मुझे लगता है इसका मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है, हमें इसे सबक सिखाना ही होगा। एंड यहाँ पर वो एक वास लाती है जो वो बेचारी शाह के सर पर फोड़ने वाली थी, लेकिन इतने में वहाँ पर गार्ड आ जाता है जो उस लड़की को मारकर नीचे गिरा देता है। एंड यहाँ वो बाद में उस लड़की को बहुत चिल्लाने लगता है। दूसरे यहाँ पे वो सीजर को उठा लेता है और कहती कि क्यों तुम इस सीजर से क्या करने वाली थी। डेजी यहाँ पर झूठ झूठ बोलने लगती है तो शाह कहती है किसकी बात तुम्हें बताओ, यहाँ पर ये मेरे बालों को काटने वाली थी। तो फिर बॉडीगार्ड फटाक से कैची को उठाकर यहाँ पर डेजी के बालों को ही काटने लगता है, जहाँ पर डेजी बहुत रोती है। फिर बाद में शाह कहती है कि बस अब बहुत हो गया। एंड यहाँ पर वो गार्ड को कहने लगती है कि प्लीज कुछ भी हो जाए ये बात मिस्टर गू को मत बताना, क्योंकि आए दिन वो बिजी रहते हैं, तो फिर अगर उन्हें ये बात पता चली तो उन्हें डिस्टर्बेंस फील हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर गार्ड से हाँ बोलकर वहाँ से चले जाता है। दूसरा यहाँ पर स्टाफ डेजी को बताने लगता है कि ये जो लड़का यहाँ पर आया था वो मिस्टर गू का पर्सनल बॉडीगार्ड था, और मुझे तो लगता है कि मिस्टर गू का और इसका नहीं बल्कि उनके बॉडीगार्ड के साथ में इस शाह का चक्कर चल रहा है। यहाँ पर बाद में उसकी सेल्फ ईगो को हट हो जाता है। अब वो कहने लगती है कि एक बॉडीगार्ड की फीमेल औरत आके मुझ पर ये सारी चीजें क्यों कर सकती है। तो फिर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन शाह उसे वार्न करने लगती है। तो इसकी बाकी की साफियों से बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये हमारी कंपनी में लगता है कुछ ज्यादा ही समय तक रहने वाली है, तब हम उसे देख लेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। दूसरा यहाँ पर ग्रैंड माँ लंच लेकर कंपनी के अंदर जाने लगती है तो रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि तुम अंदर किसकी परमिशन से जा रही हो। यहाँ पर ग्रैंड माँ बड़ी प्यार से उससे बात करती है और कहती है कि मेरी डॉटर इन लॉ जो है वो प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए मैं घर का खाना लेकर जा रही हूँ। रिसेप्शनिस्ट उसे रूड वे में कहने लगती है कि जरा पूछ कर तो जाया करो, और हमारी कंपनी में रूल्स है कि बाहर के फूड अंदर लेकर जाना अलाउड नहीं है, तो एक काम करो अपनी डॉटर इन लॉ को नीचे ही बुला लो। ग्रैंडमा यहाँ पर शाह को कॉल लगा लेती है तो शाह खुशी खुशी यहाँ पर नीचे चली जाती है और उसकी बाकी की स्टाफ उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे पीछे चली जाती है। यहाँ पर बाद में शाह ग्रैंडमा को बहुत बहुत थैंक यू बोलती है और उसके लिए लंच लेकर आने के लिए, और पूछती कि क्या ये बात मिस्टर गू को पता है। वो कहने लगती कि नहीं, अगर मैं गू से कहती कि मैं अकेले आ रही हूँ तो वो मुझे आने ही नहीं देता। दूसरा यहाँ पर डेजी आ जाती है जो उसके हाथों से उस टिफिन को छीन लेती है और यहाँ पर वो कहने लगती है कि ये गंदा सा टिफिन किसने लाया, फिर वो इस टिफिन को फेंक भी देती है। यहाँ पर ग्रैंडमा को और शाह को बहुत गुस्सा आता है और वो लोग यहाँ पर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा मदर इन लॉ, लगता है वो उस बॉडीगार्ड की मम्मा होगी, देखो तो कितनी बड़ी दिख रही है, तभी मैं सोचूं इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है। यहाँ पर शाह को बहुत गुस्सा आ जाता है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर गू को जो कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं एंड यहाँ पर उसे उसकी मेड का कॉल आ जाता है और मेड उसे बताने लगती है कि ग्रैंडमा अकेले ऑफिस में आई हुई है शाह को टिफिन पहुंचाने के लिए। मैंने उनसे बहुत कहा कि मैं भी उनके साथ चलती हूँ, लेकिन उन्होंने तो मेरी बात मानी ही नहीं। मिस्टर गू कहते हैं कि ठीक है। दूसरा यहाँ पर शाह डेजी और उन सबको कह रही होती है कि तुम्हें पता नहीं है तुम किसके साथ पंगा ले रही हो, अभी के अभी मेरी ग्रैंडमा से माफी मांगो। एंड यहाँ पर वो लोग माफी मांगने से मना कर देते हैं। साथ साथ रिसेप्शनिस्ट भी वहाँ पर आ जाती है। दूसरा बॉडीगार्ड चला जाता है मिस्टर गू को सारी बात बताने के लिए कि ओल्ड लेडी हमारे स्टाफ के साथ में झगड़ा कर रही है, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। गू को यहाँ पर शक जाता है और वो सोचने लगता है कि हो सकता है वो ग्रैंडमा हो, तो फटाक से वहाँ से चला जाता है। दूसरा यहाँ पर वो सभी लोग ग्रैंडमा औरत और शाह के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा की सांसें फूलने लगती है तो फिर शाह उन्हें मेडिसिन देने लगती है, लेकिन यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो उनके सर पर आवाज फोड़ने वाली थी। इतने में मिस्टर गू वहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं और उन्हें रोकने के लिए कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर मियाँ बोलने लगती है कि इसने कहा कि ये इसकी मदर इन लॉ है, तो फिर डेजी यहाँ पर सारी बातें बताने लगती है और यहाँ पर शाह गुस्से में हो जाती है और कहती है कि सबसे पहले गलती तुम्हारी थी और तुम दोनों ने मिलकर हम दोनों को बुली किया है और तुम्हें लगता है कि इतनी आसानी से तुम छूट जाओगी। डेजी कहती है कि झूठ क्या बोल रही हो, हमने कहा तुम्हें कुछ किया, तुम ही जानबूझकर हमारे साथ पंगा लेने के लिए आई थी।
तो फिर हमेशा कहने लगती है कि झूठ बोलना बंद करो, पीछे सीसीटीवी कैमरा है और उसमें सब कुछ कैप्चर हो गया होगा। फिर यहाँ पर मिया बोलने लगती कि जाने दो, जो हुआ उसे हम भूल जाते हैं। यहाँ पर डेजी कहती कि ठीक है। मैनेजर कहती है तो मैं चुप रहती हूँ, लेकिन ग्रैंडमा यहाँ पर कहती है कि ये मैटर ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता। मिया यहाँ पर बोलने लगती है कि देखो ओल्ड लेडी, तुम्हारी उम्र कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है, तो हम जैसे यंगस्टर से पंगा लेने की कोशिश मत करो। मैं इस मैटर को सॉल्व करी हूँ बिना तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचाए, तो फिर तुम्हें ये तो अच्छी बात समझनी चाहिए। यहाँ पर ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है मेरा बेटा कौन है। तो एक स्टाफ यहाँ पर उस बॉडीगार्ड से कह देती है और कहती है कि हाँ, इसी बॉडीगार्ड की तुम ग्रैंडमा हो ना। तो फिर मिया और डेजी यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि एक मामूली बॉडीगार्ड की तुम मदर हो और इतना ज्यादा भाव खा रही हो। तुम्हें पता भी है मिया यहाँ पर हमारी बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी है, तो फिर उसके साथ पंगा लेने की कोशिश मत करना। इसके बाद में यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कहने भी लगती है कि हाँ, ये बॉडीगार्ड तो जबरदस्ती अंदर घुसा है अपनी इस गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए। उसने यहाँ पर बेचारे के बालों को भी काट दिया, तुम्हें इसे जल्द से जल्द फायर कर देना चाहिए। दूसरा यहाँ पर मिया उस बॉडीगार्ड से कहने लगती है कि माना वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंपनी में आकर बाकी के स्टाफ्स को बुली करोगे और अपना हक जमाने की कोशिश करोगे। यहाँ पर बाद में मिस्टर गू ग्रैंडमा से कहने लगता है कि आप शांति से घर जाइए, बाकी का मैटर मैं सॉल्व कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडमा कह देती कि मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाली जब तक मुझे और मेरी डॉटर नीला शॉ और हम दोनों में से किसी को भी इस सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। तो यहाँ पर बाद में मिया ग्रैंडमा से कहने लगती है कि तुम क्या हमें धमकी दे रही हो। तो फिर ग्रैंडमा कहती है कि तुम एक छोटी सी मामले से सेक्रेटरी हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। तो फिर मिया यहाँ पर गार्ड्स को बुलाती है और कहते हैं कि इस ग्रैंडमा को घसीट कर यहाँ से लेकर चले जाओ। गार्ड यहाँ पर ग्रैंडमा के पास आने वाले थे, तो फिर यहाँ पर मिस्टर गू जोर से चिल्ला देते और कहते कि खबरदार, कोई भी अगर मेरी ग्रैंडमा या फिर मेरी वाइफ के बाजू में आने की कोशिश किया तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर सभी लोग इस बात को सुनकर शॉक हो जाते हैं। फिर वो लोग नील डाउन कर उनसे माफी मांगने लगते हैं। यहाँ पर ग्रैंडमा शाह से भी माफी मांगती है कि अगर मैं आज यहाँ पर नहीं आती तो तुम तो ये सारा चीजें सहन कर ले लेती और रोज ये लोग तुम्हें बुली करते। लेकिन शाह यहाँ पर ग्रैंडमा से कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इस कंपनी में मेरा हक कौन सा है। फिर यहाँ पर दूसरी और मिया ये बात सुनकर बहुत शॉक हो जाती है और कहती कि इनकी शादी तो अभी तक हुई भी नहीं है। ग्रैंडमा कहने लगती है कि भले इनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैंने ऑफिशियली इसे अपनी बहू मान लिया है, तो फिर तुम तो भूल ही जाओ कि यहाँ पर तुम्हारा कोई चांस भी है। और तो अब मिया को तभी पता चलता है कि शाह प्रेग्नेंट है। फिर बाद में यहाँ पर दूसरी और मिस्टर गू को भी मिया के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और उस पर चिल्ला उठते और पूछते कि क्या तुमने इन सभी स्टाफ को कहा था इस लड़की के साथ में ऐसा बिहेव करने के लिए। मिया यहाँ पर कहती कि नहीं, मैं ऐसा काम क्यों करूँगी, मैं ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो फिर यहाँ पर मिस्टर गू से कह देते कि मैं तुम्हें 1 मंथ के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ और तब तक के लिए मेरी सेक्रेटरी कोई और नहीं बल्कि मेरी होने वाली वाइफ ही बनेगी। एंड यहाँ बाबा में सभी गार्ड उन सभी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरा ग्रैंडमा भी वहाँ पर से चली जाती है। इसके बाद में दूसरा मिस्टर गो और शाह लंच करने के लिए आ जाते हैं और मिस्टर गो से साफ साफ कह देता है कि अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो और मेरे बॉडीगार्ड को नहीं, और चीजें छुपाना बंद कर दो। शाह यहाँ पर कहते हैं कि मैं तो तुम्हें बस डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। इसके बाद में यहाँ पर हम उसकी बेस्टी को देखते हैं और शाह अपनी बेस्टी को देखती है मनी को अपने मुंह के सामने रख देती है। यहाँ पर मिनी अपनी फ्रेंड से बोलती है कि मैंने कुछ समय पहले यहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड शाह को देखा। तो फिर उसकी फ्रेंड पीछे मुड़कर देखती है तो उसे मिस्टर गू दिखता है और वो कहने लगती कि नहीं, तुम गलत फैमिली में हो, वहाँ पर देख रही हो मिस्टर गू है, जाने पहचाने इंसान, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फ्रेंड इसके साथ में हो सकती है, और चलो यहाँ से मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना। लेकिन मिनी यहाँ पर कहने लगती है कि मैंने उसे अपने आंखों से देखा, मुझे इस चीज को जरूर चेक करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर मिस्टर गू के सामने जाकर बैठ जाती है और उसे अपने सामने बैठने वाली लड़की के बारे में पूछने लगती है। मिस्टर गू यहाँ पर कहता है कि सामने तो कोई नहीं बैठा था, मैं तो यहाँ पर अकेला बैठा हूँ। तो फिर मिनी कहती है कि मुझे अच्छे से पता है सामने कौन बैठी थी, तो सच सच सारी बातें बता दो। मिस्टर गू यहाँ पर समझ जाता है कि ये तो शाह की बेस्ट फ्रेंड मिनी है। दूसरा यहाँ पर शाह पर्दों के पीछे छुपी हुई थी और वो मिस्टर गू को चुप रहने के इशारे कर रही थी। फिर यहाँ पर मिस्टर गू सोचने लगता है ये मेरी आइडेंटिटी को लेके बहुत एम्बेरस फील करती है। तो फिर यहाँ पर वो उसकी बेस्टी को कह देता है कि तुम्हारी फ्रेंड है, खुद कॉल कर देख लो। शाह यहाँ पर समझ जाती है कि ये मिस्टर गू जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि मैं पकड़ी जाऊँ, और उसकी बेस्टी जैसे से कॉल लगाती है उसका फोन बजने लगता है एंड यहाँ पर वो पकड़ी जाती है और मिनी उसे कहती है कि तुम छुपके यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर आई हो और मुझे बताया भी नहीं। तो शाह उसे कहने लगती कि नहीं, मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं आई हूँ, मैं तो बस मेरे बॉस के साथ में लंच करने के लिए आई हूँ। फिर बाद में उसे कंपनी पूछती है। यहाँ पे वो कहने लगती है कि मैंने भी सेम कंपनी में आज रेज्यूमे दिया, लेकिन मेरा रेज्यूमे एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, तुम कौन से डिपार्टमेंट में काम करती हो।
तो फिर यहाँ पर वो कह देता है कि वो कोई इस डिपार्टमेंट में काम नहीं करती, वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। ये बात सुनकर तो शाओ बहुत ज्यादा शॉकी हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर मिया गुस्से में चली जाती है जी के पास में और वो उसे सारी बात बताने लगती है कि लाइफ में अभी तक मेरी बेइज्जती इतनी नहीं हुई जितनी आज तुम्हारी वजह से हुई है। फिर जी भी यहाँ पर उसे सारी बातें बताने लगता है, जहाँ पर मिया कहने लगती है कि देखो ये इतना इजी मैटर है, हम यहाँ पर एक प्लान कर सकते हैं। और दोनों आपस में प्लानिंग करने लगते हैं। दूसरा मिनी को देखते हैं, जहाँ पर जो नई मैनेजर होती है वो उसे उस कंपनी में जॉब दे देती है एंड यहाँ पर मिनी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर उसकी फैमिली उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारा और मिस्टर गु का रिलेशन क्या है, जल्दी से बताओ। इतने में ही शाओ का कॉल आ जाता है और यहाँ पर शाओ को मिस्टर गु कह रहे होते हैं कि आज रात को तुम्हें मेरे साथ एक सोशल इवेंट में चलना होगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ड्रिंक करने की परमिशन बिल्कुल नहीं देने वाला। शाओ को यहाँ पर याद आ जाता है कि पास्ट टाइम में मिस्टर गु को ब्लड कैंसर हो गया था सिर्फ और सिर्फ ड्रिंकिंग की वजह से, तो फिर मुझे उन्हें ब्लड कैंसर होने से बचाना होगा। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग इस इवेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जी मन ही मन बोल रहा होता है कि देखता हो कि मेरी प्रॉपर्टी को तुम कैसे हड़प सकती हो। दोस्तों यहाँ पर मिया आ जाती है जो जी से कहने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, सारी अरेंजमेंट्स मैंने कर रख दी है। जैसे ही वो उस वाइन को पिएगा उसे चक्कर आने लगेगा एंड मैं उसे अपने स्पेशल रूम में लेकर चली जाऊंगी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर वो जो मैनेजर होता है उसे वाइन देने लगता है, लेकिन शाह यहाँ पर वाइन को एक्सचेंज कर लेती है। तो फिर बाद में जी बोलता है अब क्या करेंगे। मिया कहते तुम टेंशन मत लो, हमारे पास बहुत मौका है। इतने में ही जी यहाँ पर टेक्स्ट कर देता है शाह को, जहाँ पर शाह और जी आपस में बात करने के लिए चले जाते हैं एंड इतने ही टाइम में यहाँ पर मिया आ जाती है जो कि मिस्टर गु से माफी मांगने लगती है। मिस्टर गु कहता है कि यहाँ पर काम की बात ना करे तो बेहतर होगा। यहाँ पर बाद में मैनेजर से ड्रिंक करने के लिए बोलता है, तो फिर मिया उस वाइन को उठाते हुए कहने लगती है कि मैंने अभी भी मेरे मेडिसिन लिए, लेकिन अगर आप मुझे इतना ही कह रहे हैं तो फिर मैं इसे पीने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर एज ए जेंटलमैन मिस्टर गु उस वाइन को ले लेता है और वो मिया को पीने से मना कर देता है, जहाँ पर अचानक से मिस्टर गु को चक्कर आने लगते हैं। दूसरा हम यहाँ पर शाओ और जी को देखते हैं, जहाँ पर जी उस पर चिल्ला रहा होता है। शाओ कहते कि अगर तुम मुंह बंद रखोगे तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मेरे बेड पर स्नेक्स तुम नहीं भिजवाए थे। यहाँ पर जी कहते कि मुझे कुछ भी नहीं पता। शाओ बोलती है झूठ मत बोलो, मेरी फैमिली के अलावा तुम ही वो इंसान हो जिन्हें इस घबराहट के बारे में पता है और तुम ही मुझसे सारे बदले निकाल रहे हो। फिर यहाँ पर जी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है, जहाँ से शाह जाने लगती है तो जबरदस्ती उसे रोकने लगता है। इसके बाद में हम दूसरे मिया को देखते हैं जो कि उसके कपड़े उतारने लगती है, लेकिन इतने में यहाँ पर डोर पर कोई आ जाता है और वो मिनी होती है जो वेटर्स की ड्रेस में थी एंड यहाँ पर वो उसे ड्रिंक देकर जाती है जी के नाम पर। जी के नाम पर ड्रिंक सुनकर यहाँ पर मिया उस ड्रिंक को पी लेती है, जहाँ पर उसे चक्कर सा आने लगता है और यहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसकी बेस्ट मिनी को पहले से ही सारी बातें पता होती है, तो उसने सारी चीजें प्री प्लान कर रखी हुई है एंड यहाँ पर मिनी आ जाती है शाह को बचाने के लिए, जहाँ पर जी उसे जाने ही नहीं दे रहा था। तो फिर मिनी यहाँ पर जी को धक्का दे देती है और कहती है कि वो मेरी बेस्टी है, अगर यहाँ से हिलने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, उसे जो करना है करने दो। इसके बाद में मिनी यहाँ पर शाह से कहने लगती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम प्रेग्नेंट हो, ये बात तुमने मुझे बताई भी नहीं। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो मिस्टर गु का पर्सनल असिस्टेंट यानी कि गार्ड होता है उसने ये सारी बात मिनी को बता दी होती है। फिर यहाँ पर बाद में शाह से माफी मांगने लगती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो घर पर आ जाती है, जहाँ पर उसका पर्सनल गार्ड शाह को सब कुछ बताने लगता है। इसके बाद में शाह यहाँ पर उसके फेस को टच करती है। उसे लग रहा था कि मिस्टर गु सोए हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर मिस्टर गु की आंखें खुल जाती है। फिर यहाँ पर वह उसे ट्रस्ट करने के लिए कहता है और बोलता है कि मुझ पर विश्वास करो, मेरे और मियाँ के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। शाह यहाँ पर से कहने लगती कि टेंशन लेने की बात नहीं है, मुझे मिनी ने सारी बातें बता दी है। बेचारा यहाँ पर सोचने लगता है कि मुझे कभी नहीं पता था कि मेरी मैनेजर ही मेरे अगेंस्ट ये सारी चीजें प्लॉट करेगी। फिर यहाँ पर वो अपने बच्चे के बारे में बात करने लगती है, तो फिर मिस्टर गो से कहने लगता है कि याद रखना, अगर ये बच्चों वाली बात झूठ निकली तो फिर तुम भूल जाना कि तुम इस घर पर भी रह पाओगी या फिर इस चाइना में भी रह पाओगी। यहाँ पर वो उसे कहने लगती है मैं कह रही हूँ ना। तो फिर यहाँ पर वो उसे अपने सपने के बारे में बताती है। असलियत में वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है, लेकिन वो उसे एक सपने का रूप दे देती है और कहने लगती है कि मैंने सपना देखा था कि तुम्हें एक स्टमक कैंसर हुआ था और जी ने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली थी। यहाँ पर मिस्टर गो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे जी के इरादे अच्छे से पता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्त हम यहाँ पर शाह को देखते हैं, जो कि यहाँ पर हमारे मिस्टर गो को कॉफी पीने से मना कर देती है। तो फिर वो कहता है कि कॉफी की वजह से मैं जिंदा रह
आता हो। यहाँ पर वो उसे कहती है कि कॉफ़ी तुम्हारे स्टमक के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो अब से तुम ग्रीन टी पिया करोगे। फिर बामनो ग्रीन टी को पीता है और कहता है कि इससे कहाँ पर मेरी नींद खुलेगी। शाम यहाँ पर बामनो उसे गाल को मरोड़ने लगती है और कहती है अब तुम्हारी नींद खुल गई। तो फिर मिस्टर गू हंसते उसे कहते हैं कि अब बस भी करो, कितनी बच्चे जैसी हो तुम। इसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है। दूसरा मियाँ यहाँ पर उसे कैबिन में आ जाती है और मिस्टर गू से कहने लगती है कि आप मुझे कंपनी से इस तरीके से नहीं निकाल सकते। तो फिर मिस्टर गू यहाँ पर उसे प्रूफ बताने लगता है कि उस दिन तुम ही थी जिसने मेरे ड्रिंक्स में सारी चीज़ें मिलाई थी। मियाँ यहाँ पर कहने लगती है कि देख लेना, मैं आपको कह रही हूँ ना, उसके बेली में जो बच्चा है वो आपका नहीं बल्कि किसी और का है। तो फिर मिस्टर गू कहता है कि लगता है तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन है, तो एक काम करते हैं, अगर उसके बेली में मेरा बच्चा रहा तो फिर तुम इस कंपनी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओगी। तो फिर मैं कहती ठीक है, लेकिन अगर वो बच्चा आपका नहीं हुआ तो मैं इस कंपनी में रहूंगी आपकी पर्सनल असिस्टेंट बनकर। इसके बाद में शाह और मिनी शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उसकी आंटी मिल जाती है। तो फिर वो कहने लगती है तुम गरीब इंसान के पास इतना पैसा कहाँ पर आया। तो फिर शाह यहाँ पर मिस्टर गू का कार्ड दिखाने लगती है, जहाँ पर आंटी गुस्से में आकर उसे मारने वाली थी, लेकिन उनका खुद का पैर मुड़ जाता है। तो वो खड़ी होकर यहाँ पर शाह पर चिल्लाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर शाह की बेस्टी होती है जो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देती और उन्हें तुरंत ही वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद में हम यहाँ पर उसके पर्सनल गार्ड और मिस्टर गू को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर गार्ड उसे कहने लगता है कि आपको बाकी लोगों की बातों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मैडम को वो कितनी सिंसियर है। आपको पता है आपने उन्हें इतना सारे पैसों वाला ब्लैक कार्ड दिया है, लेकिन वो मंथली शायद से कुछ 1000-2000 खर्च करती है। साथ साथ में ग्रैंडमा ने उन्हें क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने वो सारी ज्वेलरीज डायमंड लेने से साफ साफ मना कर दिया और उनकी पास्ट लाइफ तो बिल्कुल ही क्लीन है। यहाँ पर बाद में मिस्टर को कहने लगता है एक बार डीएनए टेस्ट हो जाने दो, अगर उनका फादर मैं ही रहूंगा तो फिर मैं तुरंत ही यहाँ पर शाह के साथ शादी अनाउंस कर दूंगा। इसके बाद में यहाँ पर फाइनली वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर उसका डीएनए टेस्ट होने वाला था और यहाँ पर तो इवेंट पहले से ऑर्गेनाइज हो गया होता है। तो फिर डॉक्टर्स यहाँ पर उसके ब्लड सैंपल्स लेकर चले जाते हैं और सभी से कहने लगते हैं कि जितना जल्दी रिजल्ट आ जाएगा उतना जल्दी मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर यहाँ पर ग्रैंडमा होती है। शाह यहाँ पर ग्रैंडमा से पूछती है कि क्या आपको डर नहीं है कि बेली में बच्चा किसी और का आ सकता है। ग्रैंडमा यहाँ पर शाह से कहने लगती कि देखो तुम मेरी डॉटर इन लॉ नहीं बल्कि तुम मेरी खुद की बेटी जैसी हो और मैं अपने बेटों से भी ज्यादा तुम पर विश्वास करती हूँ। तो फिर यहाँ पर जिया आ जाता है और ग्रैंडमा से कहने लगता है कि मैं बोल रहा हूँ इसकी बातों में बताओ, ये बड़ी चालाक लड़की है। ग्रैंडमा यहाँ पर जी को चुप रहने के लिए कहती है और शाह को बोलती है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को भी आज की इवेंट में बुलाया है। तो फिर यहाँ पर शाह नाराज होकर कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि आज वो लोग यहाँ पर आ पाएंगे। फिर इसके बाद में न जाने क्यों जी की मम्मा ऐसा नाटक करने लगती है जिससे उसे चक्कर आ रहा हो। फिर यहाँ पर आकर वो बैठ जाती है। दूसरा यहाँ पर हमारे शाह के मामले आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर मिस्टर गो से कहने लगते हैं कि प्लीज़ ये पब्लिक डीएनए टेस्ट रिजल्ट करवाना बंद कर दीजिए, मेरी बेटी को एक और जीने का मौका दे दीजिए। यहाँ पर हम उनकी बेटी शाह कहने लगती है कि आप लोग यहाँ पर आएंगे मुझे यकीन नहीं था, और इसकी मम्मा उसे कहने लगती है कि ग्रैंडमा ने मुझे इन्वाइट किया है तो मुझे यहाँ पर आना ही था। इसके बाद में यहाँ पर उसके डैड नील डाउन कर माफी मांगने लगते हैं मिस्टर गो से और कहते हैं कि मेरी बेटी ने आपसे प्रेगनेंसी के बारे में झूठ कहा, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। यहाँ पर तो शाह भी रोने लगती है और अपने डैड से कहती है कि डैड आप मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं करते, मैं इतनी बुरी भी लड़की नहीं हूँ जो पैसों के लिए इतना झूठ बोलेगी, एंड यहाँ पर मैं पैसों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। फिर यहाँ पर वो दिन वहाँ से जाने लगते इतने में डॉक्टर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि आप कहाँ से जा रही हो, आपका तो अनाउंसमेंट होने वाला है और आपकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है, क्योंकि ये ट्रिपलेट्स किसी और के नहीं बल्कि मिस्टर गू के हैं। फिर यहाँ पर वो लोग रिजल्ट लेकर मिस्टर गू के पास चले जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर गू तो खुश होते ही है लेकिन उसकी ग्रैंडमा उनसे भी ज्यादा खुश होती है। फिर वह सभी के सामने अपनी डॉटर इन लॉ को अनाउंस करने लगती है और उनकी शादी की डेट भी। फिर यहाँ पर जी और उसकी मम्मा दोनों कहने लगती है कि हो सकता है इसे डॉक्टर के साथ में कुछ सेटिंग की होगी, लेकिन इतनी टाइम में एक और डॉक्टर आते हैं जो रिजल्ट लेकर आ जाते हैं और सभी के सामने मिस्टर को बताने लगते हैं कि मैंने एक सीक्रेट पैटर्निटी टेस्ट भी करवाया था। मुझे लगा ही था कि कुछ लोग यहाँ पर है जिन्हें ये सारी चीजें फेक लगेंगी, लेकिन ये टेस्ट सिर्फ मेरी निगरानी में कराई गई थी और यहाँ पे रिजल्ट वापस से पॉजिटिव आया है, तो किसी का भी हक नहीं बनता कि वो मेरे होने वाली वाइफ को कुछ बोल सके। इसके बाद में यहाँ पर मियाँ टांग लगाने के लिए आ जाती है और सभी को उस रात के बारे में बताने लगती है और झूठ झूठ कहती है कि मिस्टर गू मेरे साथ पूरे नाइट स्पेंड किए थे और क्या पता कल को मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, तो फिर यहाँ पर वो मेरे साथ रहेंगे या फिर शाह के साथ में। दूसरा यहाँ पर मिनी आ जाती है, जहाँ पर वह सभी को वीडियो प्रूफ बताने लगती है एंड यहाँ पर मियाँ की सारी पोल सामने खड़ी हो जाती है। तो फिर मिस्टर गू को गुस्सा आ जाता है और वो गार्ड्स को बुलाते हैं और मिनी को थैंक यू कहते हैं, बोलते
बोलती कि अच्छा तुम समय से रहते पहले आ गई, वरना यहाँ पर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता। इसके बाद में रात हो जाती है जहाँ पर मिस्टर गुशाओ को प्रॉमिस करने लगते हैं एंड सॉरी भी कहते कि मुझे तुम पर पहले भरोसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब से तुम्हारी सभी कही हुई बातों पर मैं भरोसा करूंगा और किसी और पर भी नहीं। वह यहाँ पर शाओ से थैंक यू कहती है और बोलती कि मैं तो वर्ल्ड की सबसे हैप्पीस्ट वुमन हूँ क्योंकि मुझे इतना हैंडसम हस्बैंड जो मिला है। फिर यहाँ पर वो दोनों हक करने लगते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेते हुए वापस आ जाते हैं जहाँ पर वो उसे थैंक यू अंकल बोलने लगती है। तो फिर मिस्टर गो से बोलता है आखिर कब तुम मुझे ये अंकल बुलाना बंद करोगी, अब तो मैं लीगली भी तुम्हारा हस्बैंड हो चुका हूँ, तो फिर तुम मुझे बेबी या हनी कर बुला सकती हो। और यहाँ पर शाहबाद में हंसने लगती है। इसके बाद में वो उसे अपनी ओर ग्रैब करता है और बहुत डेलिकेटली उसे किस करने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं जहाँ पर ग्रैंडमा उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट बताने के लिए कहती है और बोलती कि वाह तुम दोनों कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो, मेरा तो मन कर रहा है मैं इस सर्टिफिकेट को फ्रेम करवा दूँ और हर एक घर में इसकी कॉपी लगवा दूँ ताकि मेरे दिल को बहुत सेटिस्फैक्शन मिले। फिर यहाँ पर वो मिस्टर गू से कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि हर 2 दिन में तुम मेरी बेटी शाओ के साथ जाओगे हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए, और अगर तुमने कोई बहाना मारा तब तुम देख लेना। यहाँ पर मिस्टर गू कहने लगते कि ग्रैंडमा आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर शाओ की और अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। इसके बाद में दूसरा यहाँ पर शाओ और मिस्टर गू चले जाते हैं ग्रेवयार्ड में यहाँ पर शाओ की रियल मॉम से मिलने के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर बाद में यहाँ पर उसे बताने लगती है कि मेरे बॉर्न होने के 3 मंथ्स बाद ही मैंने अपनी मम्मा को खो दिया था क्योंकि उन्हें स्टमक कैंसर था, इसलिए मैं बाबा तुम्हें कॉफी पीने से मना करती हूँ। दूसरा यहाँ से वो लोग जाने लगते तो फिर सामने से उसके रियल डैड और उसकी स्टेप मदर आ जाती है। यहाँ पर वो लोग बहुत रोने लगते हैं और उन्हें माफी मांगने के लिए कहते हैं। तो फिर शाओ सोचते कि ठीक है मैं अपने पेरेंट्स को एक मौका तो देकर जरूर देख सकती हूँ। फिर यहाँ पर वो लोग उनके घर पर लंच करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन न जाने क्यों यहाँ पर उसका भाई जो है वो बहुत वियर्डली बिहेव कर रहा था एंड यहाँ पर उसने कुछ तो इस खाने में मिलाया हुआ था। जहाँ पर वो लोग घर चले जाते हैं तो फिर यहाँ पर उसका भाई अपने मॉम डैड से कहने लगता है कि देखना बहुत जल्दी यहाँ पर बहुत अच्छा वाला एंटरटेनमेंट होने वाला है। उसके मॉम डैड उसे वार्न करते हैं कि यहाँ पर अपनी बहन से पंगा लेने की कोशिश मत करना वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। दूसरा यहाँ पर जैसे मिस्टर को घर पर आते हैं न जाने क्यों अचानक से यहाँ पर उस बेचारे को वॉमिट फील होने लगता है और तो सभी लोग उसे फटाफट लेकर हॉस्पिटल में चले जाते हैं एंड हॉस्पिटल में जाने के बाद यहाँ पर पता चलता है कि उसे तो पेट में स्टमक कैंसर हो चुका है एंड यहाँ पर उसको एक अर्जेंट हॉस्पिटल की जरूरत है, साथ साथ ट्रीटमेंट की भी। यहाँ पर बाद में बेचारी डरने लगती है, सोचने लगती है कि आखिर वो क्या करे और इसे याद भी नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्या हुआ था जो उसे स्टमक कैंसर अचानक से हो गया। फिर बाद में रिजल्ट आ जाते हैं जहाँ पर रिजल्ट में साफ साफ लिखा होता है कि स्नेल खाने की वजह से उसमें कुछ तो मिलाया गया था जिस वजह से इन्हें ये पॉइजन चढ़ चुका है। फिर यहाँ पर उसका इलाज होने लगता है, लेकिन यहाँ पर अचानक से हमारी शाओ ही गायब हो जाती है। तो फिर यहाँ पर असिस्टेंट आकर सारी बातें मिस्टर गू को बताने लगता है। मिस्टर गू यहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसे ढूंढ निकालो, मुझे लग रहा है कि वो बहुत बड़ी किसी तकलीफ में पहुंचने वाली है। यहाँ पर वो असिस्टेंट उसके मॉम डैड के घर पर चला जाता है, लेकिन उसके मॉम डैड को लग रहा होता है कि वो लोग प्रैंक कर रहे हैं। असिस्टेंट यहाँ पर सीरियसनेस से पूछने लगता है कि अगर तुमने हमें उसका रास्ता नहीं बताया तो याद रखना तुम्हारी लाइफ जा सकती है। यहाँ पर अंकल और आंटी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो फिर यहाँ पर वो लोग बहुत सोचने लगते हैं एंड उन्हें याद आने लगता है कि उनका बेटा तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, आखिर वो कहाँ पर चला गया। दूसरा यहाँ पर वो लोग उसके बेटे की खोज में निकल जाते हैं एंड यहाँ पर उसके बेटे को देखते हैं जो कि अपनी बहन शाओ को ही टॉर्चर कर रहा होता है एंड यहाँ पर वो उसे अपनी प्रॉपर्टी का आधा पूरा हिस्सा मांग लेता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं होने दिया तो मैं तुम्हें इंजेक्शन दे दूंगा और इंजेक्शन देने के बाद तुम्हारे 3, 2 या 1 भी बच्चा नहीं बचेगा, फिर तुम क्या करोगी। यहाँ पर बेचारी शाओ से माफी मांगने लगती है और उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जबरदस्ती यहाँ पर वो उसके आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इतने में यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जो कि शाओ को बचा लेते हैं। फिर वहाँ में शाओ आ जाती है हॉस्पिटल में जहाँ पर उसके मॉम डैड उसे माफी मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन शाओ यहाँ पर फर्स्ट टाइम अपने मॉम डैड एकदम चिल्लाते हुए कहती है कि हर बार मैंने आपको मौका देने की कोशिश की है लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं, और आप मेरे पास बस इसलिए आए हो क्योंकि मेरा जो हस्बैंड है उसके पास बहुत सारे पैसे, वरना आप लोग तो कभी मेरी हेल्थ के बारे में पूछते भी नहीं थे। इसके बाद में यहाँ पर उसकी मम्मा तो कुछ ज्यादा ही रोने लगती है, लेकिन शाओ यहाँ पर अपना डिसीजन बना ही लेती है। इसके बाद में यहाँ पर शाओ और मिस्टर गू घर पे होते हैं जहाँ पर मिस्टर गू शाओ के लिए पेस्ट्री लेकर आए होते हैं एंड शाओ को पेस्ट्री खाने का बहुत मन था तो फिर यहाँ पर पेस्ट्री को खाना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे वो लास्ट बाइट लेती है
यहाँ पर उसके मुंह में कुछ आ जाता है और वो होती है रिंग। यहाँ पर मिस्टर गू को लग रहा था कि उसका आइडिया बड़ा अच्छा है, लेकिन शाह उसे कहने लगती है अगर गलती से मैं इस रिंग को निगल जाती तब तुम क्या करते। यहाँ पर मिस्टर गू डर जाता है और शाह बोलती है कि मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, इतने सीरियसनेस में क्यों मुझे देख रहे हो। फिर यहाँ पर वो नील डाउन कर उसे प्रपोज करने लगता है, जहाँ पर शाह सोचने लगती है कि मैं तुम्हें हाँ बोलूँ या फिर ना बोलूँ। मिस्टर गू कहते हैं कि मजाक करना बंद करो, मेरा बीपी हाई हो रहा है। एंड यहाँ पर शाह उसे हाँ बोल देती है, जहाँ पर मिस्टर गू उसे रिंग बनाने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जी और उसकी मम्मा को देखते हैं, जहाँ पर जी कहने लगता है कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी तो नहीं, लेकिन अगर 20% भी हम ले सकते हैं तो हमें वो ले लेना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर सालों भर फ्री में बैठकर खा सकते हैं। और उसकी मम्मी यहाँ पर सोचने लगती है कि अब एक ही रास्ता बचा है, हमें जाकर वहाँ पर उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो फिर वो हमें माफ़ कर देगा। वह यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं मिस्टर गू के घर पे उससे माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन मिस्टर गू उसे कहने लगता है कि मैं तो आपको अपनी मम्मा के जैसा मानता था, लेकिन आपको लगता है आप मेरे यहाँ के सीसीटीवी को हैक करवा लोगी तो मैं उसे कभी रिकवर नहीं कर पाऊंगा। उस दिन शाह के कमरे में किसी और ने नहीं बल्कि आपने इस स्नेक्स को डलवाया था और मेरे पास सारा प्रूफ है। और रही बात ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाने की, तो वो सारा काम आपके बेटे का है। अगर मैं चाहूँ तो ये सारे प्रूफ लेकर पुलिस स्टेशन जा सकता हूँ, लेकिन मैं चुप हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो। यहाँ पर वो आंटी से माफ़ी मांगने लगती है, साथ साथ में यहाँ पर तो जी नील डाउन का कभी माफ़ी मांगता है और कहते हैं कि प्लीज़ हमें अभी भी अपनी फैमिली बनाए रखो, मैं वादा करता हूँ कि आगे से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर मिस्टर गू कुछ ज़्यादा ही गुस्से में होता है और वो कह देता है कि नहीं अब बहुत हो गया, पहले मैं कुछ नहीं कहता था, लेकिन अब मैं तुम लोगों की बातें सुनकर बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें यहाँ पर चैन की जिंदगी नहीं जीनी तो मुझे बता दो, मैं पुलिस स्टेशन में सारे प्रूफ लेकर चले जाऊंगा। और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं पुलिस स्टेशन में जाऊँ तो फिर चुपचाप मेरे साथ रिश्ता तोड़ दो। इतना बोलकर वो और शाह वहाँ से निकल जाते हैं। दूर से शाह यहाँ पर उस बिल्डिंग को देख के मन में सोचने लगती है कि यही वो जगह थी जहाँ पर इसे स्टमक कैंसर हुआ था। फिर हॉस्पिटल में वही वो जगह थी जहाँ पर उस लड़की जी ने हमें जिंदा जलाने की कोशिश की थी, लेकिन ये लाइफ में मैंने प्रूफ कर दिखाया कि मैं अपनी लाइफ और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड की लाइफ अच्छे से जी सकती हूँ। यहाँ पर मिस्टर गू से पूछने लगता है कि आखिर तुम इतना क्या सोच रही हो। वो कहती कि कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। फिर यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। एंड इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर हैप्पीली एंड हो जाती है।